अस्सलाम वालेकुम जी। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन अगेन। आज फिर स्ट्रेंथ नहीं है बट स्टिल आई वुड लाइक टू कंटिन्यू बिकॉज अदरवाइज ये कोर्स बहुत लेट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले कल हमने कंट्रोल कॉस्ट के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा वो एब्रप्ट सी चीज़ें थी, आपको उस तरह समझ शायद ना आई हो उन लोगों को जिन्होंने अभी तक कॉस्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज सच फॉर्मली नहीं पढ़ी हुई। सो लेट्स स्टार्ट एंड स्टडी दिस टॉपिक फॉर्मली। कंट्रोल कॉस्ट हमारा कॉस्ट नॉलेज एरिया का लास्ट प्रोसेस है जो कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर से ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते अगर उसके अंदर कैलकुलेशंस की बात हो। तो कैलकुलेशंस अगर होंगी तो कुछ आसान ही होंगे, अदरवाइज उन कैलकुलेशन के जो रिजल्ट आएंगे उनको इंटरप्रेट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास सीपीआई कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये हम पढ़ेंगे क्या है। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो 1.2 है, तो इसका क्या मतलब है। या मेरे पास एसपीआई जो है वो 0.95 है, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, वो इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस आपको इस बारे में आते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। और कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर, सॉरी, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कोई पहचान है तो वो अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट से है। और अर्न वैल्यू मैनेजमेंट जो है वो इसी कंट्रोल कॉस्ट के अंदर ही हमने डिटेल में पढ़ना है। बट इन जनरल जितने भी हमारे कॉस्ट के प्रोसेसेस हैं, जितने भी कॉस्ट के प्रोसेसेस हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं। सॉरी, जितने भी हमारे कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के जितने भी प्रोसेसेस हैं, उनके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा प्लान क्या था, या हमारी बेसलाइन क्या थी, या हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ था, वर्सेस उसको हम कंपेयर करेंगे विद माय एक्चुअल डाटा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, और उसको मैं कंपेयर करता हूँ इन तीनों चीजों से। अब अगर तो वो एज पर प्लान, एज पर डॉक्यूमेंट्स में जैसे हमने लिखा हुआ था या बेसलाइन के मुताबिक है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरी कोई वेरिएंस नहीं है एंड आई एम मूविंग एज पर प्लान। लेकिन अगर इनके दरमियान डिफरेंस है, तो डिफरेंस को मैं कहूंगा कि यार वेरिएंस आ गई है। दिस वेरिएंस कैन बी अ पॉजिटिव वेरिएंस और दिस वेरिएंस कैन बी अ नेगेटिव वेरिएंस। पॉजिटिव वेरिएंस इन अ वे कि जी मैंने ये कहा था कि, या ये प्लान किया था, लेट्स से कि मैंने फर्स्ट मंथ में इतना इतना काम कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट मंथ में मैंने इतनी दीवार बना लेनी है। अब एक्चुअल में मैंने वो दीवार बनाई, प्लस मैंने अगले मंथ का भी कुछ हिस्सा, काम का हिस्सा वो भी कर लिया है। तो अब ये भी तो है, तो वेरिएंस ही। मैंने जो प्लान किया हुआ है उससे ज्यादा कर लिया है, और प्लान के मुताबिक, प्लान से जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास वेरिएंस है, बट इट्स अ पॉजिटिव वेरिएंस। लेकिन नेगेटिव वेरिएंस ये होगी कि मैंने ये प्लान किया होता कि मैंने दीवार बनानी है फर्स्ट मंथ में, और वो दीवार मैं लेट्स से 80% बना सका हूँ। तो इवन देन ये भी मेरी प्लान वर्सेस एक्चुअल में एक वेरिएंस है, लेकिन ये वेरिएंस नेगेटिव है। हमारा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का ओवरऑल जो फंक्शन है या जो प्रोसेस ग्रुप है, उसका एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम मेंबर्स प्रोएक्टिवली प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी नज़र रखें, और अगर उनको कुछ ऐसा ट्रेंड नज़र आ रहा है या कुछ ऐसी वेरिएंसेस नज़र आ रही हैं जो हो चुकी हैं या होने का उनको अंदेशा है, उसके ऊपर वो कोई करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन इमीडिएटली ले सके, बजाय इसके कि वो प्रॉब्लम हमारे लिए या वो जो वेरिएंस है वो एक बहुत बड़ा इशू बन के सामने आए। हम ये चाहते हैं कि प्रोएक्टिवली उस पे एक्शन ले सके। सो कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी बिल्कुल यही हमारा मकसद है। कंट्रोल कॉस्ट का भी प्रोसेस जो है वो यही है। तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे, हम ये देखेंगे कि यार, पहली बात तो मैं ये देखना चाहूंगा कि कोई वेरिएंस है या नहीं है। अगर वेरिएंस है तो मैं उसका रूट कॉज देखना चाहूंगा, बल्कि पहली चीज तो मैं ये देखना चाहूंगा कि यार ये वेरिएंस कितनी ज्यादा है। अगर तो ये वेरिएंस मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा है तो मैं इस पे कोई करेक्टिव एक्शन लेना चाहूंगा। लेकिन अगर ये मेरी वेरिएंस जो है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन कोई भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर ये वेरिएंस मेरे पास एक्सेप्टेबल लिमिट से कम है, यानी कि मेरे थ्रेशोल्ड से कम है, इवन देन मैं उसका ट्रेंड जरूर देखना चाहूंगा। हो सकता है अभी वो चीज, वेरिएंस जो है मेरी लिमिट में है, लेकिन वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है, और आई मे बी वरीड अबाउट कि यार अगर ये इसी तरह का ट्रेंड चलता रहा तो फ्यूचर में हो सकता है ये मेरे थ्रेशोल्ड या मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर चला जाए। तो उस केस में भी मैं कोई प्रिवेंटिव एक्शन ले सकता हूँ। अच्छा, फिर मैं दूसरी बात ये देखता हूँ कि यार रूट कॉज एनालिसिस करके ये देखना चाहता हूँ कि ये वेरिएंस क्यों आ रही है। ठीक है,
ये वेरिएंस जो भी जिस वजह से भी आ रही हो, मैं उस वेरिएंस को भी सॉरी उस रीजन को भी या उस रूट कॉज को भी एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। दैट मीन्स अगर मैं चेंज की टर्म में बात करूं, चेंज मैनेजमेंट की टर्म में बात करूं, तो मैं ये देखता हूं कि अगर कोई वेरिएंस आए, उस वेरिएंस को एड्रेस करने के लिए मैं कोई करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शन प्रपोज करूंगा। और उसकी वजह से अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान या बेसलाइन चेंज हो रही है, तो मैं उसके लिए चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करूंगा। और दूसरी बात मैं ये भी देखूंगा कि यार ये चेंजेस कहाँ से जनरेट हो रही हैं, उसका रूट कॉज क्या है, एंड देन आई विल ट्राई टू एड्रेस द रीजंस ऑफ चेंजेस, या वो जो सोर्स है चेंजेस की उसको भी एड्रेस करूंगा, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। और फिर मैंने जो ये करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, मैंने लेके छोड़ नहीं देना, बल्कि मैं उसको फर्दर मॉनिटर करता रहूंगा कि भाई मैंने जो करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, उसकी वजह से ये जो रीजंस फॉर चेंजेस हैं वो वाकई एड्रेस हो रही हैं, और अब मेरे पास वेरिएंस कम होना शुरू हो गई है या खत्म हो गई है। दैट मीन्स मेरी ये जो करेक्टिव एक्शन है ये कितना इफेक्टिव साबित हुआ है, ये कितना कारगर साबित हुआ है। ठीक है, सो ये कुछ एक्शंस हैं जो हम लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट के लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि यार मैं कॉस्ट की वेरिएंस चेक करूंगा, और फिर मैं साथ में ये भी देखना चाहूंगा कि मेरी कॉस्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और फिर मैं ये भी चेक करना चाहूंगा कि मैंने फोरकास्ट जो है, अब मेरा बजट या मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट कितने में खत्म हो जाएगा। अभी तक मैंने ये काम किया है, और अभी तक लेट्स से मैंने 10,000 का काम करना था या 10,000 का काम किया है, और इस पे मेरा जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो 15,000 आ गया। तो मुझे लगता है कि मैं ओवर शूट कर रहा हूँ, मैं ओवर बजट जा रहा हूँ। और अब मैं देखना चाहूंगा कि अगर यही ट्रेंड आगे रहता है, तो मेरे पास फाइनल प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट होगा। अगर मैंने ये जो जो 5,000 ऊपर गया है, इसकी रीजंस फाइंड कर ली हैं और वो रीजन एड्रेस हो गई है, और बाकी प्रोजेक्ट मेरा एज पर प्लान चलेगा, तो फिर मेरा टोटल बजट कितना रहेगा एंड सो ऑन। इस तरह की कुछ फोरकास्टिंग है, वो हम करना चाहेंगे। और फिर अगर मैं ये भी देखता हूँ कि यार अगर मुझे अपना प्रोजेक्ट एक गिवन बजट के अंदर कंप्लीट करना है, और आधा प्रोजेक्ट हो चुका है, लेट्स से यही सिनेरियो है कि मैंने 10,000 का काम किया है और 15,000 उस पर एक्चुअल में स्पेंड कर दिया है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार बाकी अगर मुझे अपने टोटल बजट के अंदर रह के ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो मुझे कॉस्ट के लिहाज से कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। पहले हमने ये चेक किया कि मेरी कॉस्ट के लिहाज से परफॉर्मेंस कैसी है, और अब मैं एक फोरकास्ट कर रहा हूँ कि यार अगर यही परफॉर्मेंस रही तो एंड पे मेरा बजट कितना होगा। बट व्हाट इफ मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, ये बजट कितना होगा वाली कोई ऑप्शन नहीं है। जो आपको असाइंड बजट है ना, आपने उसी के अंदर रह के परफॉर्म करना है। सो आई वुड लाइक टू नो कि यार अगर मैं इसी बजट के अंदर रह के काम करता हूँ, तो फिर मेरी रिक्वायर्ड कॉस्ट परफॉर्मेंस क्या होगी। ऑल दो मेरी जो करंट कॉस्ट परफॉर्मेंस है वो तो ये है, लेकिन रिक्वायर्ड कॉस्ट परफॉर्मेंस क्या होगी, सो दैट आई कैन यू नो कंप्लीट माय प्रोजेक्ट इन गिवन बजट। तो ये है जर्नल कुछ बातें जो हम करेंगे, और इसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, जैसे मैंने कहा अर्न वैल्यू एनालिसिस या अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, उसको देखेंगे। अच्छा, बट जो कुछ भी मैं कंट्रोल कॉस्ट के अंदर करूंगा, ये सब का सब मुझे बता दिया जाएगा मेरे कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान विल सेट एवरीथिंग, ऑल द रूल्स एंड ऑल द प्रोसीजर्स जो मुझे इस प्रोसेस के अंदर फॉलो करने हैं, और सारे प्लान्स का मकसद यही होता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक और चीज भी देखूंगा कि जो मेरे ओपीएस हैं, उन ओपीएस के अंदर भी कुछ पॉलिसीज आपके पास आती हैं, अदर देन प्लान। प्लान के अंदर तो सारी बातें लिखी हैं, लेकिन ओपीएस के अंदर भी बाज दफा मुझे रिपोर्टिंग के सिलसिले में कोई पॉलिसीज लिखी हुई होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वेरिएंस इतनी ऊपर गई तो आप ये कर देंगे, अगर वेरिएंस इतनी ऊपर गई तो आप ये कर देंगे। आइडली स्पीकिंग होना ये चाहिए कि जब मैं कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाऊं, तो उस वक्त कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाते हुए मैं उन ओपीएस को देखूं, और बजाय इसके कि प्रोजेक्ट मैनेजर जगह जगह कभी ओपीएस को देख रहा हो, कभी कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान को देख रहा हो, वो सारी बातें इंक्लूड कर लें हम प्लान बनाते हुए ओपीएस के अंदर, सॉरी अपने प्लान के अंदर, ताकि प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम उनके लिए जो रेफरेंस है वो प्लान ही हो, वो उसी को फॉलो करते रहें कि मुझे किस वक्त कॉस्ट की क्या रिपोर्टिंग करनी है, किस फॉर्मेट में करनी है। अच्छा, बाकी वही है, चेंजेस हैं, प्रिवेंटिंग अननेसेसरी चेंजेस हैं, इन्फ्लुएंस द वो चेंजेस को इन्फ्लुएंस करना जो कॉज कर रही होती है, एंड सो ऑन। ये सारे पॉइंट्स आप एक दफा पढ़ लीजिएगा एंड विल सी। अच्छा, एक और बात बिफोर आई मूव टू अर्न वैल्यू, उसमें करेक्टिव एक्शन
के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है करेक्टिव एक्शन। दानिश अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी, आपने ज्वाइन किया। वालेकुम हमने अस्सलाम। करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, करेक्शन एंड डिफेक्टिव पेरेंटिंग जी, बता दिया हुआ है, ठीक है, जी बता दिया था। बता दिया, बस सही है। अच्छा, अब करेक्टिव एक्शन के अंदर मेरे पास कॉस्ट के लिहाज से पॉसिबल करेक्टिव एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। एक चीज मैं मतलब एक हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ये लेते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट 3 महीने हो चुके हैं मेरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए हुए, और मैंने 10,000 का काम किया है, लेकिन इस 10,000 के काम को करने में मैंने जो एक्सपेंस कर दिया हुआ है वो 15,000 है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं कह रहा हूँ 10,000 का काम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो मैंने बजट अपना प्लान किया था कि इन 3 महीनों में मैंने कितना काम करना है, उसका जो एस्टिमेट है वो 10,000 है, ठीक है। मैंने ये सोचा था कि भाई ये पहले मंथ में इतना एक्सपेंस होगा, प्लस दूसरे में इतना होगा, प्लस तीसरे में इतना होगा, तो तीसरे मंथ के एंड तक जो मेरा टोटल एक्सपेंस होगा वो 10,000 है। मींस मेरी नजर में ये जो 3 महीने का काम है, मेरी नजर में वो 10,000 का काम है, और मैंने यही प्लान किया था। लेकिन अब काम तो मैंने 10,000 का किया, लेट्स से ये पूरा काम मैंने कर लिया हुआ 3 महीने में, लेकिन मेरा एक्चुअल खर्चा कुछ और आया इसमें। एक्चुअल मेरा इसका जो पैसा पेमेंट की मैंने, या चीजें इस काम को किया, तो उसमें मेरा 15,000 लग गया। अब मेरे पास लेट्स से 3 मंथ्स और बाकी है या 4 मंथ्स और बाकी है। मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि यार ये वेरिएंस आ गई है, इस 5,000 मैंने ओवर स्पेंड कर दिया है। अब बाकी प्रोजेक्ट के अंदर मैं क्या करेक्टिव एक्शन लूं कि मैं अपनी बेस लाइन मेरी वो है जो मैंने प्लान किया था, और अभी 10,000 ये है, लेट्स से 5,000 अगले मंथ में, 5,000 उससे अगले मंथ में, 5,000 उससे अगले मंथ में, और 5,000 उससे अगले मंथ में मैंने इक्वल इक्वल प्लान किया हुआ है। सो बेसिकली मेरा प्लान 10,000 पहले 3 महीने में, एंड देन 5, 15, 20, 25 और 30 में मैंने प्रोजेक्ट खत्म करना था। तो मेरी बेस लाइन ये है कि मैंने हर मंथ, अगर मैं अपने प्लान को देखूं, तो मेरी बेस लाइन ये बनती है कि फोर्थ मंथ के एंड पे मेरा 15,000 होगा, फिफ्थ मंथ के एंड पे मैंने काम जो करना है वो 20,000 का होगा, फोर्थ मंथ के एंड पे मैंने 25,000 का, और आखिरी मंथ के एंड पे यानी कि 6 मंथ या 7th मंथ के एंड पे मैंने 30,000 का करना है। अच्छा, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बजट जो अभी जो मेरे एक्चुअल खर्चे हो रहे हैं वो कॉस्ट बेस लाइन के अंदर आ जाए। एज ऑफ नाउ तो मैं 5,000 ऊपर जा रहा हूँ। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं वो रूट कॉज एनालिसिस करूं कि भाई ये 5,000 क्यों ऊपर गया। अब अगर तो ये 5,000 मेरी पुअर प्लानिंग, सॉरी पुअर एग्जीक्यूशन की वजह से हो रहा है, मैंने रिसोर्सेज को सही मैनेज नहीं कर रहा, मैं ओवर स्पेंड कर रहा हूँ, जो प्लान बनाया था उस प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा, और उसकी वजह से एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, तो फिर मैं उन सोर्सेज को कट डाउन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये अगर मैं 100% कामयाब हो भी जाता हूँ, इवन देन ये जो बाकी 4 महीने का काम है वो तो मेरा प्लान के मुताबिक ही चलेगा ना, 5,000 5,000 5,000 5,000। सो अभी तक मेरा 15,000 लग चुका हुआ है, प्लस जब मैं 20,000 का काम हर हर मंथ में 5,000 ईच में लगाऊंगा तो 20,000 ये बन गए, तो टोटल मेरा प्रोजेक्ट 35,000 में खत्म होगा। दैट मीन्स वो जो 5,000 का डिफरेंस अभी तक आ चुका हुआ है वो डिफरेंस खत्म नहीं होगा। मैंने यहाँ पे रूट कॉज एनालिसिस किया, और उस रूट कॉज एनालिसिस के नतीजे में मुझे पता चला कि यार ये रीजन है जिसकी वजह से इन 3 मंथ में मैं 5,000 ऊपर गया। अब मैंने वो रीजन एड्रेस कर लिए, अब वो मसले दोबारा नहीं होंगे। तो इसका मतलब है जो अब बाकी मैं प्रोजेक्ट करूंगा वो तो एज पर प्लान करूंगा, और प्लान मेरा ये कि 5,000 हर मंथ में मैं ऐड करता जा रहा हूँ। तो मैं किसी सूरत ये वापस नहीं कर सकता 5,000, ये जो ओवर स्पेंड हो गया है ये वापस नहीं जा सकता। तो फिर मेरे पास क्या तरीका है कि मैं अपनी बेस लाइन के अंदर आ जाऊं। वो एक ही तरीका है, वो ये तरीका ये है, मैं दो तरीके दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इन 4 महीनों में मुझे कोई पॉजिटिव रिस्क ऐसा मिल जाए कि मैं मुझे कुछ चीजें सस्ती मिल जाए नेट से, और वो जो मैं ओवर स्पेंड कर चुका हूँ वो वाली चीज कवर हो जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, मैं खुद क्या कर सकता हूँ, ये तो चांस की बात है, रिस्क, पॉजिटिव रिस्क और अपॉर्चुनिटीज है चांस। लेकिन दूसरा मैं खुद क्या कर सकता हूँ, मैं खुद ये कर सकता हूँ कि भाई अपनी बेस लाइन को रिवाइज कर लो। बेस लाइन को रिवाइज करने का ये मतलब है कि मैंने ये सोचा हुआ था कि 10,000 तक का काम तीसरे मंथ में होना है, फिर 5,000 अगले मंथ का मैंने ऐड किया,
और मैंने कहा कि 15,000 तक का काम यहाँ तक होना है, और फिर मैंने बेस लाइन में कहा था कि 20,000 तक का, 25,000 तक का एंड 30,000 तक का होना है। ये तो नहीं हो रहा ना। तो अब मैं कहूंगा कि अच्छा, अब मैं नई बेस लाइन बना रहा हूँ, और नई नई बेस लाइन के मुताबिक व्हाट आई डू, मैं कहता हूँ कि 15,000 का काम जो है वो मेरे 3 महीनों तक होना है, जो मेरा अभी करंट है। और फिर मैं 5,000 और ऐड कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ 20,000 तक का इस वक्त, 25,000 तक का इस वक्त एंड 30,000 का इस वक्त, और जब जब मेरा प्रोजेक्ट खत्म होगा 35,000 में। तो मैंने अपनी बेस लाइन रिवाइज कर ली, और अब जब मैं फ्यूचर मंथ्स में अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा, अब मैं नई बेस लाइन 35,000 के मुताबिक करूंगा। लेट्स से मैंने ये जो आइडेंटिफिकेशन की थी और वो जो रूट कॉज एनालिसिस किया था, वो एड्रेस नहीं हुआ, वो इफेक्टिवली एड्रेस नहीं होगा, तो क्या होगा? फिर ये होगा कि अगले महीने फिर मेरे पास कुछ ना कुछ डिफरेंस आया हुआ होगा। ठीक है, अब मैंने सोचा कि अच्छा यार, सारे मसले हल हो गए, और अपनी तरफ से मैंने कहा कि ओके फाइन, ये जो हुआ सो हुआ, बट अगले महीने में आपसे 5,000 ही लगेगा, और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मेरा टोटल 20,000 होगा। मैंने अपनी बेसलाइन रिवाइज कर ली। अब मैं अपनी परफॉर्मेंस इस लिहाज से देख रहा हूँ कि यार 20,000 हर महीने मैं अपने आप को इस बात पे नहीं कोसता रहूंगा कि भाई मैं क्यों ओवरशूट चला गया। बस अब आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस इस पे हम देख रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ अब ये 22,000 की जगह 20,000 की जगह 22,000 हो जाए, तो अगेन मैं ओवरशूट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है वो जो मैंने इशू अपनी तरफ से एड्रेस किया था, वो पूरी तरह से एड्रेस नहीं हुआ, और मेरा बजट फिर ऊपर जाएगा। तो मैं बार बार ये चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करता रहूंगा, या मैं ये चाहूंगा कि यार उस रूट कॉज को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, ताकि मुझे ये बार बार चेंज रिक्वेस्ट या बजट के अंदर एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। अब कमिंग टू द अर्न वैल्यू एनालिसिस, अर्न वैल्यू एनालिसिस बेसिकली हमें ये सारी बातें समझाता है कि हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस देख सके। हमारे अगर हम अर्न वैल्यू एनालिसिस यूज ना करें, तो बाज दफा कुछ लोग जो प्रोजेक्ट पे हमारे यहाँ डिफरेंट और मेथड्स हो रहे होते हैं, वो क्या हो रहे होते हैं? पहली बात, हम कुछ लोग यूं प्लान कर रहे होते हैं, यूं अपनी परफॉर्मेंस में करके, हाँ भाई पहले मंथ तक कितना एक्सपेंस हुआ, सर इतना एक्सपेंस हो गया, क्या ख्याल है हम थोड़ा ओवर तो नहीं जा रहे? यस सर, मेरा ख्याल में ओवर जा रहे हैं। बस इस हद तक हम देखते हैं। एक रफ एस्टीमेट पे हम बात करते हैं कि हुआ कितना है एक्सपेंस, और होना कितना चाहिए था एक्सपेंस। इन दो चीजों को देखते हैं बस। हम ये नहीं देखते कि पहले मंथ में काम कितना किया है, उस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। हमारा पूरा फोकस ये होता है कि आपका एक्चुअल एक्सपेंस, मैं कहता हूँ पहले मंथ में यार मैंने 10,000 प्लान किया था, ओके एक्चुअल कितना हुआ है? सर 8,000 हुआ है। हम कहते हैं यार जबरदस्त, हमने तो कम खर्च किया है। बट वी डोंट सी कि एक्चुअल में काम कितना हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि मैंने अभी काम जो है ना वो शुरू ना किया और 8,000 लगा लिया। सो काम मैंने जिसको कहते हैं ढेले का नहीं किया, और मैंने 8,000 लगा लिया, और मैं उसमें खुश भी हो रहा हूँ कि जी मैंने 10,000 करना था लेकिन मैंने तो सिर्फ 8,000 स्पेंड किया। तो दैट मीन्स मुझे ये जरूर देखना है, साथ में एक तीसरा फैक्टर कंसीडर करना है, वो है कि मेरा एक्चुअल में काम कितना हुआ है। ये जो एक्चुअल में काम कितना हुआ है, इसको हम कहते हैं हमारी अर्नड वैल्यू क्या है। मैंने कितने का काम कर लिया है, मैंने कितना काम अर्न किया है। ये जो अर्नड वैल्यू है, ये एक्चुअल कंपैरिजन आपको देगी, और वो हम अर्नड वैल्यू एनालिसिस में ही करते हैं। सो दे कुड बी अदर वेज ऑफ प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, लेकिन उनके अंदर फ्लॉ है, और वो फ्लॉ यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि वो अर्नड वैल्यू को उस तरह केटर फॉर नहीं करते। तो हमने अपनी अर्नड वैल्यू एनालिसिस के अंदर ये चीजें पढ़ेंगे, बस थोड़ी देर में पढ़ते हैं। दूसरी बात जो कंट्रोल उसके अंदर हम करते हैं, कंट्रोल कॉस्ट के अंदर, वो है रिजर्व एनालिसिस। और रिजर्व एनालिसिस आपको अगर याद हो, तो हमने जो प्लानिंग वाले प्रोसेस ग्रुप से, वहां पे भी प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर कुछ प्रोसेसेस के अंदर पढ़ा था। जब मैं एस्टिमेट कर रहा था एक्टिविटीज का ड्यूरेशन, तब भी मैंने कहा था मैं रिजर्व एनालिसिस कर रहा हूँ। जब मैंने कॉस्ट के एस्टिमेट लगाए थे, तब भी मैंने कहा था कि भाई मैं रिजर्व एनालिसिस कर रहा हूँ। उस वक्त ये रिजर्व एनालिसिस हम करते थे टू प्लान द कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स, क्योंकि उससे प्लानिंग हो रही थी। हमने ये प्लान किया था कि कितने कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स चाहिए होंगे, कितने मैनेजमेंट रिजर्व्स चाहिए होंगे। अब जो हम बात करेंगे वो रिजर्व एनालिसिस कुछ और वे में है, और वो वे ये है कि भाई अभी तक कितने कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स यूज हो चुके हैं, और कितने मैनेजमेंट रिजर्व यूज हो चुके हैं, कितने बाकी हैं। अच्छा, अब जो मेरे पास बाकी हैं उनको मैं फिर कंपेयर करूंगा कि भाई कितने रिस्क अभी बाकी है मेरे पास, सो दैट
मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो बाकी कॉन्टीजेंसी रिजर्व हैं वो बाकी मानदा रिस्क को कवर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अगर तो वो नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब है मुझे मजीद रिजर्व चाहिए होंगे। अगर वो कर सकते हैं तो फिर जाहिर है आई वुड से कि दैट्स फाइन, फिर तो मेरा कोई इशू नहीं है। बाज दफा ऐसा भी होता है कि मैंने अभी तक जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स रखे हुए थे, लेट्स से वो मॉनसून बारिशों की वजह से मैंने एक एक्सपेक्टेशन रखी थी कि यार अगर बारिशें हुई तो मेरा ये जो है ना रिस्क अकर करेंगे और इनको केटर फॉर करने के लिए मैंने इतना इतना पैसा रखा हुआ है। अब वो मॉनसून बारिशें खत्म हो गई हैं और लेट्स से ये रिस्क अकर ही नहीं हुए, मुझे मेरी बचत हो गई है, तो इन रिजर्व को ऑब्वियसली मुझे वापस करना है, वो रिटर्न करना है, अपनी कॉस्ट बेसलाइन से उनको निकाल देना है। अब मेरी कॉस्ट बेसलाइन में ये कॉन्टीजेंसी रिजर्व शामिल नहीं रहेंगे, तो जाहिर है जब मैं उनको निकालूंगा तो मेरा जो टोटल वो जो बजट एट कंप्लीशन था वो रिड्यूस हो जाएगा। मैं अब कम खर्चे में भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा उसके बाद, अच्छा एक और चीज मैनेजमेंट रिजर्व के बारे में आपने एक याद रखना है और वो है वर्क अराउंड। वर्क अराउंड के टर्म अभी तक मैंने उसको खुद से मतलब टच नहीं किया और ये मैं रिस्क के बारे में भी कुछ बातें अभी करना चाहूंगा। पहले भी मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेसन इसका दिया हुआ है रिस्क के बारे में, बट अगेन आई वुड लाइक कि एक दफा आपको पूरे उस प्रोसेस के अंदर से गुजार दूं ताकि ये कुछ बातें आपके जहन में रहें। अच्छा, और ये हमारा टाइम सेव हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट वाले नॉलेज एरिया में। होता क्या है कि मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इनिशियली सारे रिस्क, सारे से यहाँ पे मुराद ये है कि एज मच एज पॉसिबल मैं रिस्क आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। और एक बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास रिस्क की 1200, 1300, 1500, 2000 की लिस्ट आ जाती है। अच्छा अब मैं ये देखता हूँ कि यार ये जो रिस्क हैं इनमें से कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो हर नॉलेज एरिया वाला साथ के साथ एड्रेस करता चला जाता है, उसका कोई रिस्क रिस्पॉन्स प्लान करके ना उसी वक्त एड्रेस कर देता है। मसलन अगर कोई नॉलेज एरिया में हम एक्टिविटी स्केड्यूल कर रहे हैं और मुझे एग्जैक्टली पता चल गया कि यार उसी वक्त देखते हुए कि आगे मेरे पास रमजान स्टार्ट हो रहा है और उसमें वर्क आवर्स कम होंगे मे बी, और उसकी वजह से टाइम लेट हो सकता है, या आगे ईद है और ईद की छुट्टियों में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो जो मेरी लेबर है वो वापस ना आए जल्दी। तो अगर तो इस किस्म का है तो मैं इस एक्टिविटी को मे बी, वो जो एक्टिविटी कुछ हिस्सा उसका ईद की छुट्टियों से पहले और कुछ बाद में, मैं आई मे थिंक कि यार किसी तरह मैं इसको ईद से पहले ही खत्म कर दूं। लेट्स से मैंने अपना लेंटर जो है वो पहले ही डाल दूंगा, उसके बाद वैसे ही उस चीज को मुझे ड्राई करना है, 3 दिन 4 दिन मैं उसमें कोई काम नहीं कर सकता, वैसे मुझे गैप देना है, तो आई वुड से कि यार एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। ठीक है, ये ना हो कि जी 4 दिन बाद या 5 दिन बाद वो लेट आए लोग और उसके बाद दोबारा मैं लेंटर डाल के फिर 3 दिन फारिग बैठा रहूं, तो ऐसा ना हो। अब ये वो रिस्पॉन्स है जो आपने इस रिस्क को आइडेंटिफाई किया, रिस्क रजिस्टर में लिखा, उसी वक्त इसका रिस्पॉन्स फाइनल किया और अपनी एक्टिविटी के स्केड्यूल में चेंज करके, यानी कि अभी तो हम प्लान बना रहे हैं, चेंज क्या मतलब, चेंज से मुराद के उसी वक्त जो हमारा पहला प्लान था उससे थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके कुछ चेंज रिक्वेस्ट नहीं बनाई है, अभी तो हम सोच रहे हैं, तो मैंने उसी वक्त इसको एड्रेस कर दिया। सो जहां पे, अच्छा इसी तरह मैं एक एक्टिविटी प्लान करता हूँ कि यार ये 4 लोग इस पे काम करेंगे और मुझे उससे अंदाजा होता है कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, ये 4 जो ट्रेनिंग वो नहीं कर सकते, मैं उसी वक्त, और मुझे डर है कि वो खराब कर देंगे या लेट कर देंगे, मैं उसी वक्त यहाँ पे इंश्योर कर देता हूँ, यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे ये एक्सपर्ट जो है वो काम करेंगे। अब अगेन इससे मेरी वो जो रिसोर्स असाइनमेंट वाली मैट्रिक्स है, मतलब उसमें अपडेट कर दूंगा कि कौन कौन लोग ये काम करेंगे, हालांकि अभी प्लान नहीं हुई सारी चीजें बाकी, लेकिन ये वो रिस्पॉन्सेज हैं जो मैं इमीडिएटली उसी वक्त इंप्लीमेंट कर देता हूँ एक्टिविटीज को आगे पीछे करके। फिर कुछ पे मुझे सोचना पड़ता होगा ऑब्वियसली कि भाई मैं किन रिस्क को किस तरह एड्रेस करूँ, सॉरी। अच्छा मैं उसके बाद मुझे ये सोचना पड़ता होगा कि मैं किस तरह इन रिस्क को एड्रेस करूं। अब इसमें भी कुछ रिस्क ऑब्वियसली ऐसे होंगे जो मैं सोच के, सॉरी बल्कि मैं बाकी जो मेरे पास रिस्क बच जाते हैं, आई वुड लाइक टू नो कि यार इनमें से सीरियस नेचर के रिस्क कौन से हैं और इनमें से लाइट नेचर वाले रिस्क कौन से हैं। सीरियस नेचर के रिस्क में भी मैं वो देखूंगा जो मेरे किसी ऑब्जेक्टिव को वाकई ही बड़े लेवल पे इफेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे मानी मतलब रखता है, अगर एक आधे दिन की वेरिएशन है मे भी मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, या कोई 100 रुपये या 1000 रुपए की वेरिएशन है तो उसको मैं इग्नोर कर दूँ। अच्छा, ये इग्नोर करने की वजह क्या होती है, ये इग्नोर वजह करने की वजह ये होती है,
कल हमने ये एक फॉर्मूला या एक बुनियादी चीज समझी थी, या मैंने शायद दूसरी क्लास में पढ़ाया था, उनको समझाया होगा, सॉरी। वो ये था कि भाई मैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए जितनी एफर्ट, जितना टाइम और जितना पैसा लगाऊंगा, वो उस से कम होना चाहिए जितना इस रिस्क ने डैमेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रिस्क अकर करता है और इसकी वजह से मैं कहता हूँ यार मेरा 1000 रुपीज का नुकसान हो जाता है, ठीक है, इस 1000 रुपी के नुकसान को बचाने के लिए मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूं, मैं बहुत बड़े बड़े कोई प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर रहा हूं, और उन पे जो मेरा खर्चा हो रहा है वो 5000 हो रहा है। ये जो मैंने हरकत की है, 1000 बचाने के लिए 5000 लगा दिया, ये बेवकूफ़ी है। मैं ही कहता हूँ कि यार ठीक है, अगर छोटा मोटा ये इसका एक जो ना टिपिकल एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ, वो ये होती है कि हमारे पास लेट्स से एक लोकल मार्केट में मुझे एक रिस्क है कि यार एक चीज जो है वो 900 की मिलनी है, अगर मैं इसको किसी बड़ी मार्केट से जाकर खरीदता हूँ, लेकिन मेरे पास अगर लोकली खरीदता हूँ तो वो 1000 की लेनी। लेट्स से मैं कहता हूँ यार यहाँ पे थोड़ी महंगी मिलेगी, ओके फाइन, महंगी मिलेगी। अब ये 100 रुपीज ऊपर मुझे लगने का डर है, ये रिस्क अगर अगर करता है, अगर वाकई ये ऊपर जाती है, प्राइस ज्यादा होती है यहाँ पे, तो मुझे 100 रुपीज ज्यादा लगे। अब मैं अपना फ्यूल जला के और अपना टाइम लगा के और रश वाले एरिया में जाके फंस के वहां पे जाके चीज खरीद के लाता हूँ, 100 रुपीज तो बचा लेता हूँ, लेकिन जो फ्यूल लगाया, जो टाइम लगाया, जो एफर्ट लगाया, वो इस 100 से ज्यादा है। तो आप सारे रिस्क को एड्रेस नहीं करते, आप हर रिस्क के पीछे नहीं भागते हैं कि यार इसको मुझे 100% खत्म करना है। ये भी होता है बाज दफा कि आप ये कहते हैं कि यार 100% रिस्क खत्म नहीं हो सकता, चलो जितना हो जाए किसी हद तक हम उसको कर लेते हैं, 100% मेरा मकसद नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से आपने एक इवेंट कंडक्ट करना है और उस इवेंट में बारिश का चांस है। अब वो बारिश हो सकती है, और अगर आप ओपन एयर लाइक आपने इवेंट प्लान किया और आपको डर है कि यार बारिश हो गई तो मैं क्या करूंगा। अब इस रिस्क का आप एक रिस्पॉन्स प्लान करते हो कि यार अगर बारिश होगी तो मैं इस ऑडिटोरियम जो कि साथ ही है, इस खुली ग्राउंड के साथ ही है ऑडिटोरियम है, मैं इवेंट अंदर हॉल के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। दैट्स फाइन, आप कर देंगे, लेकिन इससे वो वाला रिस्क तो एड्रेस नहीं हुआ कि लोग अभी जो गेट पे उतरेंगे पार्किंग से, पार्किंग एरिया से यहाँ तक जो पैदल जाएंगे वो तो फिर भी भीगते रहेंगे। तो इतना रिस्क में भी मैं कहूंगा कि यार इसकी खैर है, इसको एक्सेप्ट कर लो। 100% मैं इस रिस्क को खत्म नहीं कर सका कि बारिश मतलब मैंने अपना इवेंट जो है वो ऑडिटोरियम में शिफ्ट किया तो अब लोग नहीं भीगेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ हिस्सा मैं खुद एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो दैट मीन्स कि मैं सारे के सारे रिस्क के पीछे नहीं भागता, हर रिस्क को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करता, और फिर हर रिस्क को 100% खत्म करने की भी कोशिश नहीं करता। मेरा मकसद ये होता है कि रिस्क इस हद तक एड्रेस हो जाए कि मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर आ जाए, बस। जो प्रोजेक्ट का ओवरऑल रिस्क है ना, वो एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर आ जाए। दैट मीन्स अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार इस प्रोजेक्ट पे ये रिस्क भी है, ये रिस्क भी है, ये भी हो सकता 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 है, आपको कहे कि भाई ठीक है मैं प्रोजेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि ओवरऑल प्रोजेक्ट का रिस्क बहुत बढ़ गया। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ यार ये तीन तो मैं एड्रेस कर लूंगा, इसमें ना ऑलमोस्ट आपके लिए 20% एड्रेस हो जाएगा, इस वाले में भी 50% एड्रेस हो, और ये भी 10% एड्रेस हो जाएगा, तो अब मैं कहता हूँ ठीक है यार ओवरऑल मेरे एक्सेप्टेबल रेंज में इतना तो ज़ाहिर है मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो मेरा मकसद यही होता है कि मैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट की एफर्ट उतनी रखूं जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, ये ना हो कि मैं बहुत ज्यादा करूं। तो इस मकसद को अचीव करने के लिए मैं अपने जो मैंने आपको बताया कुछ रिस्क तो मैंने उसी वक्त एड्रेस कर दिया। हो सकता है क्वालिटी वाले ने कुछ खुद से कर दिया, स्केड्यूल वाले ने खुद से आगे पीछे एक्टिविटीज करके, रिसोर्सेज वाले ने भी कर दिया, लेकिन अब हम रिस्क मैनेजमेंट के अंदर या रिस्क मैनेजमेंट जो नॉलेज एरिया उसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं कि यार जो बाकी रिस्क बचे हैं ना, उन रिस्क को जरा एनालिसिस कर लो और वो वाले रिस्क को सीरियस मतलब कंसीडर करो जो वाकई मेरे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को सीरियसली हिट करते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि ओके यार ये वो मेरे पास रिस्क आए हैं, लेट्स से आउट ऑफ दीज 1200 मेरे पास ऑलमोस्ट 200 या 150 ऐसे रिस्क आए हैं जो वाकई सीरियस है। अब इन रिस्क को मैं चेक करना चाहूंगा कि ओवरऑल लेट्स से ये कॉस्ट रिलेटेड 150 सीरियस रिस्क है, मैं कहूंगा कि यार कॉस्ट मेरा बजट कितना ऊपर चला जाएगा अगर ये रिस्क अगर करते हैं।
और उसके बाद मैं इन रिस्क की रिस्पॉन्स प्लान बनाऊंगा। अब वो रिस्पॉन्स प्लान ब्रॉडली अगर मैं कहूं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। जो रिस्क मेरे पास इंतहाई सीरियस है या बहुत आसान है उनको एड्रेस करना, मैं ये चाहूंगा कि यार उनको तो 100% एड्रेस कर लूं, 100% अवॉइड कर जाऊं। मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ऐसा करूं कि ये रिस्क 100% अवॉइड हो। ये दो ही ऐसे रिस्क हो सकते हैं, एक तो वो कि जिनको अवॉइड करना आसान हो एक्चुअली, और दूसरी बात ये कि उनको अवॉइड करना जरूरी हो। अगर वो हो गए तो मैं कहता हूँ यार बेड़ा ही गर्क हो जाएगा यहाँ पे, मैं बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं कर सकूंगा। तो उन दोनों रिस्क को मैं ऑब्वियसली, इस तरह के जो रिस्क होंगे उनको मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा पूरे का पूरा। और जैसे हमने अभी लेट्स से, अगर ये बात किसी को वो लेंटर वाली और उस वक्त याद नहीं रही हो, तो ये इस कैटेगरी का मे भी रिस्क हो सकता है जिसको मैं कहूंगा यार इसको 100% अवॉइड करना है। आई जस्ट कांट टेक दिस रिस्क। ठीक है, वरना मेरा प्रोजेक्ट ही शायद रिस्क पे चला जाए पूरे का पूरा। फॉर एग्जांपल, कोई एनओसी लिए बगैर मैं स्टार्ट नहीं करूंगा भाई, जो मर्जी हो जाए, एनओसी लिए बगैर मैं काम स्टार्ट नहीं कर सकता। वाई? क्योंकि एनओसी अगर ना हुआ तो हो सकता है इस पर स्टे लग जाए और उसके बाद तो मेरा काम बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, अब आपने ये जो अवॉइड कर लिया, उसके बाद कुछ रिस्क ऐसे होंगे जिनको 100% आप अवॉइड नहीं कर सकोगे। आप ये चाहोगे कि यार किसी तरह उन रिस्क के होने के चांस को कम किया जा सके, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उसके अकर होने की, रिस्क के अकर होने का चांस किसी तरह यार रिड्यूस हो जाए। या आप कहोगे कि अगर वो रिस्क अकर हो भी गया तो उसका जो डैमेज का इफेक्ट है ना, वो इफेक्ट किसी तरह रिड्यूस हो जाए। तो दो चीजें हैं, मैं एक ये चाह रहा हूँ, पहली ये मैं कहूंगा कि यार किसी तरह फायर होने का चांस ही कम, आग लगने का चांस ही कम हो। तो उसके लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी इंसुलेशन जो है, अच्छी क्वालिटी की बिजली की इंसुलेशन जो मैं बाहर वो यूज कर रहा हूँ केबल्स के अंदर, वो अच्छी यूज कर रहा हूँ, 99 पॉइंट कॉपर, वो 9% कॉपर यूज कर लूँ वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद मैं वो जो जगह जगह कोई अगर स्मोकिंग के, नो स्मोकिंग के, इस तरह के वो इंस्ट्रक्शंस लगा दूं। तो ये मैं वो एक्शंस ले रहा हूँ जो प्रोबेबिलिटी को कम कर रहे हैं कि यार आग ना लगे। लेकिन अगर आग लगी तो फिर क्या? उसके लिए मैं लोगों को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैंने फायर एक्सटिंग्विशर जगह जगह लगाए हुए हैं, मैंने स्मोक डिटेक्टर लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो अब मैं काम कर रहा हूँ, ये वो है जो अकर तो उसकी प्रोबेबिलिटी को तो कम नहीं कर रहे, लेकिन अगर अकर कर जाता है रिस्क तो उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो मैं चाहे कुछ ऐसे एक्शंस ले सकता हूं जिससे सिर्फ प्रोबेबिलिटी कम हो, कुछ ऐसे एक्शंस भी ले सकता हूं जिससे सिर्फ मेरे पास उसका, अगर वो अकर कर जाता है उसका इफेक्ट कम हो, या कुछ ऐसे एक्शन ले सकता हूं कि दोनों प्रोबेबिलिटी और इफेक्ट दोनों कम हो जाए। इसको हम कहते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं कि मैंने अपने रिस्क को किसी हद तक मिनिमाइज कर दिया या किसी हद तक उसको मैंने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और अब मिटिगेशन मैंने उसकी किसी हद तक कर दी हुई है। एक और है, उस केस पे मैं क्या करता हूं कि मैं अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देता हूं किसी और पे। अच्छा, उससे ये दानिश का उस दिन एक क्वेश्चन आया था और ट्रांसफर वाली बात हमने उसके अंदर की थी। ट्रांसफर करने का ये मतलब है कि यार मैं वो काम लेट से खुद नहीं करता, मैं किसी और से करवा लेता हूँ। मसलन मेरे इसके ऊपर क्या कहते हैं, एक्सीडेंट होने का अंदेशा है, और मैं कहता हूँ कि यार लोगों की इंश्योरेंस करवा लो, पूरी प्रोजेक्ट टीम की इंश्योरेंस करा लो। तो मैंने अपना रिस्क एक्सीडेंट होने की वजह से जो कुछ मुझे, जाहिर है मैं उसको अवॉइड तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर हो गया तो फिर मैं चाहूँ कि यार वो रिस्क, अगर कोई पेमेंट्स करनी है, कोई फैमिली को देखना है, कोई ट्रीटमेंट करना है, या कोई डैमेज पे करना है, वो सारे का सारा उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर शिफ्ट हो गया जिसने इसको यू नो जिसके साथ मैंने अपनी इंश्योरेंस करवा ली है। या मैं कहता हूँ कि भाई ये काम मैं खुद नहीं करता, मैं किसी से करवा लेता हूँ, वो खुद ही जाने। तो अब वो प्राइसेस ऊपर जाती हैं, प्राइसेस नीचे जाती हैं, लॉस होता है, जो भी मसला है, बिजली जाती है नहीं जाती है, कोरोना की वजह से चाइना से माल आता है नहीं आता, ये सारे का सारा अब हेडेक या रिस्क दूसरे की तरफ चला गया। सो ये मेरे पास एक और चीज है, या एक और टेक्नोलॉजी है, या सॉरी मेथड है, जिसके थ्रू मैं अपने इन बाकी मानदा रिस्क में से जो की टाइप के रिस्क है, जो मेजर रिस्क है, उनको मैं इस तरह एड्रेस कर लूँ। अच्छा, अब एक और भी है, और वो है, मैं कहूँ कि यार जो बाकी अब रिस्क बच गए हैं, उन रिस्क को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मैं उसके पीछे, उसके लिए ना मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मैं उसकी प्रोबेबिलिटी एंड इफेक्ट को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना ही मैं
उसको आउटसोर्स कर रहा हूँ किसी तरह, और ना ही मैं मतलब ट्रांसफर उसको नहीं कर रहा। और फिर आखिर पे मैं कहता हूँ कि यार अब जो बाकी बचे ना उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब ये जो एक्सेप्टेंस वाले रिस्क हैं, इसके अंदर भी दो मेथड है मेरे पास। एक मेथड ये है कि मैं कहता हूं कि भाई जो रिस्क, मैं इसको इसको हम कहते हैं एक्टिव एक्सेप्टेंस। दो मेथड कौन कौन से हैं? एक है एक्टिव एक्सेप्टेंस और एक है मेरे पास पैसिव एक्सेप्टेंस। एक्टिव एक्सेप्टेंस के अंदर व्हाट वी डू, हम ये कहते हैं कि यार अभी हम कुछ पैसा एंड कुछ टाइम, लेट्स से मैं इसके लिए या कुछ रिसोर्सेज रख लेता हूं, लेकिन करना क्या है वो हम रिस्पॉन्स उस वक्त बनाएंगे। लेट्स से एक्टिव एक्सेप्टेंस के केस में मैं एज सच ना अवॉइड कर रहा हूं, ना मैं उसकी प्रोबेबिलिटी एंड इफेक्ट को कम कर रहा हूं, और ना ही मैं उसको कहीं ट्रांसफर कर रहा हूं, किसी के सर पे मार रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। ये सारे जो मैंने सर्कल के अंदर एक्शंस बताए हैं ना, ये सारे वो एक्शन है जिसमें मैंने रिस्क के अक्कर होने का वेट नहीं किया हुआ है, रिस्क की अकरेंस का वेट नहीं किया मैंने। विदाउट अकरिंग अकरेंस ऑफ दैट रिस्क मैंने पहले से ही प्रोएक्टिवली वो एक्शंस ले लिए। लेकिन अब मैं उन रिस्क की बात कर रहा हूं जो अगर अकर किए तो मैं उस वक्त देखूंगा। अब यहाँ पे एक्टिव एक्सेप्टेंस के केस में जब मैं देखूंगा तो मैं उसके साथ क्या करूंगा, उसके मुताबिक मैंने कुछ रुपीस, कुछ अमाउंट, कुछ टाइम, कुछ रिसोर्सेज वो रखे हैं कि अपने पास अगर ये रिस्क अगर करेंगे तो मैं इनको डील करूंगा। यही वो कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स बनते हैं। ठीक है। इसके बाद ये कॉन्टीजेंसी रिजर्व की शक्ल में हमें नजर आते हैं। अब फिर भी कुछ रिस्क ऐसे आते हैं, मैं कहता हूँ कि यार ये जब अगर करेंगे ना तो इसको मैं उस वक्त ही प्लान बनाऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं रखता, फिर देखेंगे, इतना तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। अब ये जो पैसिव रिस्क होते हैं, ऑब्वियसली ये जब ये करते हैं तो मैंने उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया हुआ, मैंने कुछ भी रेडी नहीं हूं कि यार इसको कैसे डील करना है, लेकिन जब ये अगर करेगा तो मैं इसको डील करूंगा। अब इसको डील करने के लिए मुझे कुछ फंड्स चाहिए होंगे। पहली बात तो ये कि कुछ प्लान बनाना कि डील कैसे करूं। अब ये जो डीलिंग होगी इसको हम कहते हैं वर्क अराउंड करना, कि जब मैंने किसी ऐसे रिस्क को एक्सेप्ट किया हुआ है पैसिवली, कि जिसके बारे में मैं ये कहता हूं कि यार अभी मैं कोई प्लान नहीं बना रहा, कोई कॉन्टीजेंसी प्लान नहीं है मेरा, कोई रिजर्व नहीं रख रहा मैं, जब ये रिस्क अकर करेगा तो मैं देखूंगा, और जब ये रिस्क अकर करता है तो उस वक्त मेरे देखने का टाइम आता है और मैं कहता हूं कि यार ये मेरा वर्क अराउंड है। इसको अब मैं सोचूं कि क्या करूंगा, कैसे प्लान करूंगा, कैसे इस रिस्क को हैंडल करना है, और वो जो मेरा प्लान बनता है आई से कि आई एम वर्किंग अराउंड दिस थिंग। वर्क अराउंड एक और कैटेगरी के रिस्क के लिए भी बनता है। वो ये होता है कि एक रिस्क के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था कि वो रिस्क एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, एक बिल्कुल अनहोनी चीज आ गई, और जैसे ही वो रिस्क अकर करेगा तो भी जाहिर है मैंने उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया हुआ, उस केस में भी मुझे उसका वर्क अराउंड बनाना पड़ेगा। सो ये दो कैटेगरीज, पैसिव एक्सेप्टेंस वाली एंड ऐसा रिस्क जिसको मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया। पैसिव एक्सेप्टेंस तो ये है कि रिस्क आइडेंटिफाई हुआ हुआ है और मुझे पता है कि ये अकर करेगा, तो कर सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार देखी जाएगी, जो होगी देखी जाएगी। ये है पैसिव एक्सेप्टेंस। लेकिन जो अननोन अननोन रिस्क है जिसके बारे में मैंने अभी सोचा ही नहीं था, वो अगर कर देता है तो भी जाहिर है मेरे लिए बात वही है कि अब रिस्क अकर हो गया तो अब देखो, यहाँ पे मैंने खुद कहा था देखी जाएगी और अब मुझे यहाँ पे देखना पड़ रहा है। दोनों सूरतों में मुझे उस वक्त इमीडिएट वर्क अराउंड करना पड़ता है, और वो जो वर्क अराउंड है उसके लिए पैसा या फंड्स या टाइम जो कुछ भी आता है वो मैनेजमेंट रिजर्व से आता है। ठीक है। ये है ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट की एफर्ट आपके माइंड में होनी चाहिए, हर नॉलेज एरिया के साथ एक्चुअल में लिंक हो जाती है समहाउ। सो ये तीन, अगर मैं रिस्क को अवॉइड करता हूं, मैं रिस्क को मिटिगेट करता हूं, मिटिगेट से मुराद उसकी प्रोबेबिलिटी या इफेक्ट या दोनों को कम करने की कोशिश करता हूं, या रिस्क को ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूं, ये वो एक्शंस हैं जो मैंने इमीडिएटली अपने प्लान का हिस्सा बना लिए। एक्टिविटीज को आगे पीछे करके, लोगों को ट्रेनिंग दे के, स्मोक डिटेक्टर लगा के, फायर एक्सटिंग्विशर लगा के, वट एवर, या अच्छी केबल्स यूज करके, या किसी काम को आउटसोर्स करके, या इंश्योरेंस करा के, ये मेरे प्लान का हिस्सा उसी वक्त बन गए। अब मैंने इन रिस्क के वे अकर करने का वेट नहीं किया। लेकिन इसके बाद एक और मेरी टेक्निक है जिसको मैं कहता हूं कि भाई मैं एक्सेप्ट कर लूंगा रिस्क को।
अब ये जो मैंने एक्सेप्ट किया है ये वो बाकी मानदा रिस्क हैं जिसके बारे में आई एम सेइंग कि यार या तो मैं इसको एक्टिवली एक्सेप्ट कर रहा हूँ या फिर मैं पैसिवली एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्टिव एक्सेप्टेंस के केस में व्हाट आई डू, मैं उसके लिए कुछ रिसोर्सेज, कुछ पैसा, कुछ इक्विपमेंट, मशीनरी, जो भी मुझे चाहिए वो मैं रख लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ ये मेरा कॉन्टीजेंसी प्लान है। अगर रिस्क अगर करेगा ना तो मैं ये काम कर लूंगा, और उसी कॉन्टीजेंसी प्लान के मैं कॉन्टीजेंसी रिजर्व रखता हूँ। और एक कैटेगरी वो है कि भाई जब होगी देखी जाएगी, तो अगर वो हो गया तो अब वो देखने का जैसे टाइम आता है तो वो जो मैं प्लान बनाता हूँ उसको वो वर्क अराउंड कहता हूँ। तो चाहे मैंने खुद उसको छोड़ा हो या रिस्क ऐसा आकर कर गया जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था, उसको भी यही बात है कि मुझे देखना पड़ता है उस वक्त मौके पे। तो वो जो मौके पे देख रहा हूँ वो दैट इज एक्चुअली वर्क अराउंड। ये पूरा मेथड या चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये वर्क अराउंड का टर्म आई और मैनेजमेंट रिजर्व और कॉन्टीजेंसी रिजर्व, आई वांटेड कि जी आपको मैं ये चीजें साथ के साथ बता दूं। ओके, नेक्स्ट अब मेरे पास अर्नड वैल्यू एनालिसिस है। अर्नड वैल्यू एनालिसिस के बारे में मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा ताकि वो सारी टर्मिनोलॉजीज भी आपको समझ आ जाए। एट द सेम टाइम इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी इक्वेशंस हैं, फॉर्मूला है, वो भी समझ आ जाए। ओके, सबसे पहली बात तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज अभी समझ आनी चाहिए, बाकी मैं बाद में बताता हूँ। पहली है प्लान्ड वैल्यू। प्लान्ड वैल्यू क्या बुलाए? प्लान्ड वैल्यू मेरा वो काम है जो मैंने एक्चुअल में करना है, लेकिन उसकी हम मॉनिटरी टर्म्स में बात करते हैं, जिसको मैं आसान अल्फाज में आप उर्दू में याद रखें, कोई मसला नहीं उर्दू में याद रखने का। वो है मैंने कितने का काम करना है, ठीक है। एक्चुअली में ये क्लास अभी खत्म हो रही है, ये 1 मिनट रह गया। मैं इस टॉपिक को अभी कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा आप काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसी वक्त इसके साथ शुरू करता हूँ, ठीक है।